Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome to the lecture series of Equity and Trust. ये हमारी दूसरी वीडियो है इस लेक्चर सीरीज की जिसमें हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी के बारे में। कोर्ट ऑफ इक्विटी कैसे इमर्ज हुआ, इक्विटी का पूरा कंसेप्ट कैसे डेवलप हुआ और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, इन सभी चीजों को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग ओरिजिन ऑफ इक्विटी की अगर बात करें तो इक्विटी जो कंसेप्ट था इसका इमर्जेंस देखा जा सकता है 13th सेंचुरी के बाद। 13th सेंचुरी के पहले तक इंग्लैंड में जो भी डिस्प्यूट होते थे, लोगों के जो भी मैटर्स होते थे, वो कॉमन लॉ द्वारा गवर्न किए जाते थे। और ये जो कॉमन लॉ होता था ये बेस्ड होता था कॉमन कस्टम्स के ऊपर। कंट्री में जो भी कस्टम ट्रेडिशन चल रहे होते उन्हीं के बेसिस पे लोगों को गवर्न किया जाता था। लेकिन 13th सेंचुरी के बाद आया कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। इसके पहले तक जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था वो कॉमन लॉ कोर्ट द्वारा किया जाता था, जो कि बेस्ड होता था एक मैगजीन के ऊपर जिसका नाम था इबी रेमेडियम उबी जस, जिसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ रेमेडी देयर इज अ राइट। ये जो कंसेप्ट हम देख रहे हैं ये इक्विटी के इमर्जेंस के पहले वाला बता रही हूँ कि कॉमन लॉ कोर्ट्स होते थे, वो कॉमन कस्टम्स के बेसिस पे डिस्प्यूट को डिसाइड करते थे। कॉमन लॉ जो था उसे लॉ ऑफ रेमेडी भी बोला जाता था, लेकिन उसे लॉ ऑफ राइट नहीं बोला जाता था, क्योंकि कॉमन लॉ जो था वो मेजरली फोकस करता था रेमेडी प्रोवाइड करने पे कि अगर आपका हार्म हुआ है, अगर आपको कुछ लॉस हुआ है, कुछ पिक्यूनरी लॉस हुआ है, तो वो आपको रेमेडी प्रोवाइड करता था, लेकिन ये राइट की बात नहीं करता था। कॉमन लॉ क्योंकि हमेशा सिर्फ रेमेडी की बात करता था, राइट की बात नहीं करता था, तो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट होते थे जिसमें कंप्लेनेंट को जस्टिस प्रोवाइड ही नहीं किया जा सकता था। ग्रेजुअली कॉमन लॉ सिर्फ एक ऐसा बॉडी बन गया जो कि रूल्स प्रोवाइड करता था with limited remedy and which was incapable of growth। तो कॉमन लॉ से लोग अनसेटिस्फाइड थे, लोगों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा था, वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 13th सेंचुरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो था इंग्लैंड में वो 3 कोर्ट्स द्वारा किया जाने लग गया। पहला था किंग्स बेंच, दूसरा था कॉमन कोर्ट ऑफ प्ली और तीसरा था एक्सचेकर या फिर चांसरी कोर्ट। एक एक करके इन तीनों ही कोर्ट्स को समझेंगे कि ये इमर्ज कैसे हुए और इनकी हिस्ट्री क्या थी। जो लोग कॉमन लॉ कोर्ट के जजमेंट से अनसेटिस्फाइड होते थे वो पिटिशन फाइल करते थे किंग इन काउंसिल के पास। अब किंग के पास वो पिटिशन लेके जाते थे, किंग के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल रिव्यू का पावर होता था जिसको यूज करके किंग अपना जजमेंट देते थे, जस्टिस प्रोवाइड करते थे। अब लोग जो थे वो ज्यादातर अनसेटिस्फाइड ही होते थे कॉमन कोर्ट के जजमेंट की वजह से, तो वो ज्यादातर किंग के पास जाते थे। अब किंग के पास बहुत सारे केसेस आने लग गए, तो जब मेजोरिटी ऑफ केसेस किंग के पास आने लग गए तो किंग ने क्या कहा कि अपने चांसलर को बोला कि वो इन केसेस को हैंडल करे। चांसलर कौन था? चीफ ऑफ किंग सेक्रेटरी। तो ये कस्टम डेवलप हो गया जहां पे चांसलर के पास लोग जाते थे, चांसलर अपना गुड रीजनिंग, अपना पावर यूज करके, अपना जुडिशियल रिव्यू, अपना जस्टिस का कैपेबिलिटी यूज करके लोगों को जजमेंट प्रोवाइड करते थे। It was in dealing with these petitions that the Chancellor began his judicial function and the Court of Chancery was established beside the Court of Common Law। और यहीं से शुरुआत हुआ चांसरी कोर्ट का। चांसरी कोर्ट में कोई भी पिक्यूनरी लिमिटेशन या फिर ये सारी चीजें नहीं थी, ये प्योरली बेस्ड था इक्विटी कंसेप्ट के ऊपर कि अगर आपके साथ मोरली कुछ गलत हुआ है, अगर आपके राइट्स जो है वो हार्म हुए हैं, तो ये उन चीजों को देख के मोरल बेसिस पे जजमेंट प्रोवाइड करते थे, लोगों को जस्टिस देते थे फेयरनेस के बेसिस पे। तो लोग जो भी कॉमन कोर्ट से अनसेटिस्फाइड होते थे वो जाने लग गए चांसलर के पास, और यहां से पूरा चांसरी कोर्ट का डेवलपमेंट हो गया। चांसलर एक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज जुडिशियल कंसाइंस और द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। वो हमेशा नेचुरल जस्टिस के ऊपर ही बेस्ड अपने जजमेंट देते थे। चांसरी कोर्ट इज द कोर्ट विच ऑथराइज्ड to apply principles of equity as opposed to law and to cases brought before it। जो भी केसेस उनके पास जाते थे वो उस पे प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी को अप्लाई करके फेयरनेस प्रोवाइड करते थे, जस्टिस प्रोवाइड करते थे, और यहां से पूरा इक्विटी का कंसेप्ट डेवलप हो गया। 13th सेंचुरी के एंड में चांसरी कोर्ट जो है वो डेवलप हो चुका था, इक्विटी का इमरजेंस हो चुका था, और 15th सेंचुरी तक जो चांसरी कोर्ट था वो एंटायर जुडिशियल बॉडी बन गया, यानी उसके जो भी काम थे वो पूरे जुडिशियल एक्टिविटीज ही बन के रह गए। लेकिन इसके बाद भी कॉमन कोर्ट ऑफ लॉ जो था और चांसरी कोर्ट था, इसके बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट्स थे, क्योंकि कोई पावर डिवीजन था ही नहीं कि चांसरी कौन से केसेस को डील करेगी या फिर जो कॉमन कोर्ट ऑफ लॉ है, कॉमन कोर्ट ऑफ प्ली है, वो किन केसेस को डील करेगा। तो इस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो रहे थे। तो इसके बाद इन पूरे ही सिस्टम को सिस्टमाइज्ड वे में
कलेक्ट करने के लिए आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एक्ट 1873, जिसने जुडिशियल सिस्टम को प्रॉपरली फंक्शनल वे में कैटेगराइज कर दिया, जिसमें दो कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। पहला था हाई कोर्ट और दूसरा था कोर्ट ऑफ अपील। हाई कोर्ट को फर्दर 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया। पहला था चांसरी डिवीजन, दूसरा था क्वीन या बेंच डिवीजन और तीसरा था प्रोबेट, डाइवोर्स या फिर एडमायरल्टी डिवीजन। तो इन 3 डिविजन्स में हाई कोर्ट को डिवाइड किया गया और कोर्ट ऑफ अपील जो था वहां पे आप अपील लेके किसी भी मैटर से रिलेटेड जा सकते थे, वो हाई कोर्ट ऑफ अपील था। तो ये जो 2 डिविजन्स थे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ अपील के, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एक्ट से आए और ये मेजर डेवलपमेंट था हिस्टोरिकल वे में इन द इक्विटी कंसेप्ट। फंक्शंस ऑफ इक्विटी कोर्ट की अगर बात करें तो ये मेजरली इंडिविजुअल से ही रिलेटेड मैटर्स को डील करता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन, जिस इंसान की डेथ हो गई है उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से एडमिनिस्टर की जाएगी, अगर कोई पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप अकाउंट है तो उसका डिसोल्यूशन कैसे किया जाएगा, रिडेम्पशन ऑफ फोरक्लोजर ऑफ मॉर्गेज, राइजिंग ऑफ पोर्शन और अदर चार्ज ऑफ लैंड, सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ लीन और चार्ज, execution of trust, ratification, cancellation, set aside of any written dead instrument, specific performance of contract, partition, all sale of real estate, wardenship of infant in case of their estate। ये सभी केसेस अगर आप ये सारे ही फंक्शंस देखोगे तो ये मेजरली इंडिविजुअल के एक्ट से रिलेटेड है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी भी चीज को कैसे परफॉर्म करेगा या नहीं परफॉर्म करेगा। तो इक्विटी कोड जो है ये मेजरली इंडिविजुअल से ही डील करता है, उनके परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस से। दिस वॉज ऑल अबाउट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी। अगर एक बार क्विकली रिवाइज करें तो इंग्लैंड में चांसरी कोर्ट के द्वारा इक्विटी का कंसेप्ट इमर्ज हुआ। 13th सेंचुरी तक कॉमन लॉ कोर्ट जो इंग्लैंड का था वो कॉमन कस्टम्स के बेसिस पे जजमेंट प्रोवाइड करता था, जो कि सिर्फ रेमेडी की बात करता था, राइट की बात नहीं करता था, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड होते थे तो वो अपना पिटिशन लेके जाते थे किंग इन काउंसिल के पास। अब किंग इन काउंसिल क्योंकि और भी बहुत सारे एक्टिविटीज मैनेज करते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो इतने सारे पिटिशंस को लेके जुडिशियल रिव्यू कर सकें, तो इसलिए उन्होंने अपने जुडिशियल जो रिव्यू का जो बर्डन था वो चांसलर पे शिफ्ट कर दिया। चांसलर चीफ सेक्रेटरी होते हैं किंग के। अब चांसलर क्योंकि बहुत मेजर टाइम तक केसेस को, पिटिशंस को डील करते थे तो ये काइंड ऑफ कस्टम बन गया और वहां से स्टैब्लिश हुआ कोर्ट ऑफ चांसरी। 15th सेंचुरी तक कोर्ट ऑफ चांसरी जो था वो कंप्लीटली जुडिशियल बॉडी के रूप में स्टैब्लिश हो चुका था और इक्विटी का कंसेप्ट इमर्ज हो चुका था। इसके बाद आया सुप्रीम कोर्ट जुडिकेचर एक्ट 1873, जिसने चांसरी कोर्ट और कॉमन कोर्ट ऑफ प्ली को मर्ज कर दिया और 2 कोर्ट के डिविजन्स बनाए। पहला था हाई कोर्ट, दूसरा था कोर्ट ऑफ अपील। हाई कोर्ट को डिवाइड किया गया 3 डिविजन्स में, जिसमें पहला था चांसरी कोर्ट जिसमें इक्विटी का कंसेप्ट यूज किया जाता था, दूसरा था किंग इन काउंसिल या फिर क्वीन और बेंच डिवीजन और तीसरा था प्रोबेट, डाइवोर्स या फिर एडमायरल्टी डिवीजन। दिस वाज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इक्विटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। यू कैन फाइंड द नोट्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।